पश्चिमी चंपारण समेत बिहार की 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम का ऐलान कर दिया है और बेतिया लोकसभा क्षेत्र में अब लड़ाई त्रिकोणीय बन गई है। संजय जायसवाल की परेशानी बढ़ गई है, मनीष कश्यप की भी मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने ऐसी चाल चली है, ऐसी राजनीतिक चाल जिससे सारे प्रतिद्वंदी पस्त हो गए हैं और कांग्रेस ने ऐसा उम्मीदवार घोषित कर दिया है जिसका नाम सुनकर ही संजय जायसवाल के मन में एक डर व्याप्त हो गया है। आखिर वो प्रत्याशी कौन है, आखिर उस प्रत्याशी की इतनी दिलचस्प कहानी क्या है, वो तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि पश्चिमी चंपारण समेत बिहार की 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने थोड़ा देरी कर दी है और प्रत्याशियों का नाम की घोषणा करने में काफी देरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी पश्चिमी चंपारण में 1 महीना मतदान का बचा हुआ है। वहीं आपको बताते चले कि महाराजगंज सीट के बारे में भी घोषणा हो गई है और तमाम 7 सीटों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि बेतिया यानी कि पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी जो कि पूर्व विधायक है, उनको कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बनाया है और मदन मोहन तिवारी की कहानी काफी दिलचस्प है। ये काफी गरीब परिवार से आते थे, लेकिन इन्होंने अपना बेस मजबूत बनाया और बताया जाता है कि क्षेत्र में इनकी काफी ज्यादा कद्र लोग करते हैं। ये काफी दिनों से, यानी आप कह सकते हैं कि सालों से ये समाज सेवा में रुचि रखते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं मदन मोहन तिवारी की दिलचस्प कहानी। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया लोकसभा सीट से मदन मोहन तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि हमने आपको 10 से 12 दिन पहले ही मदन मोहन तिवारी के नाम के बारे में बताया था और बताया था कि मदन मोहन तिवारी ही प्रत्याशी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंडिया की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। आपको बताते चले कि उनका मुकाबला एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल से होना है। वहीं संजय जायसवाल को पहले जहां उनकी राह आसान लग रही थी, वहीं अब उनकी राह काफी मुश्किल हो चुकी है। वहीं मनीष कश्यप की भी परेशानी बढ़ गई है और जब आप इस रिपोर्ट को पूरा देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम मुश्किल और परेशानी क्यों बता रहे हैं। आपको बताते चले कि दरअसल 25 मई को पश्चिमी चंपारण बेतिया में वोट डाले जाएंगे और मदन मोहन तिवारी की राजनीति में बतौर एंट्री जो है मुखिया के तौर पर हुई थी और पहला चुनाव उन्होंने साल 2000 में जीता था। यानी साल 2000 में वो पहली बार मुखिया बने थे और मुखिया से लेकर आप कह सकते हैं कि मुखिया का चुनाव उन्होंने जीता। 2000 से लेकर 2005 तक वो मुखिया रहते हैं। उसके बाद 2005 में वह पंचायत समिति का चुनाव जीतते हैं, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख बनते हैं और इसके आगे की कहानी आपको बताते चले कि साल 2015 में बेतिया विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक का चुनाव जीतते हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीत कर भी दिखाते हैं और 4 बार की विधायक रेणु देवी जो कि बीजेपी की विधायक थी, उसको हरा करके ये विधायक बनते हैं। हालांकि ये विधायकी का जो चुनाव जीते थे, ये काफी कम वोटों से इनकी जीत हुई थी और बताया जाता है कि लगभग 2400 वोट यानी कि 2400 वोटों से इनकी जीत हुई थी। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में रेणु देवी ने ही इनको हरा दिया था, जिसको इन्होंने साल 2015 में हराया था। और ये बताया जाता है कि काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। अगर इनकी शिक्षा दीक्षा की बात की जाए तो इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है और इसके साथ ही साथ ये इन्होंने LLB भी किया है, यानी कि ये वकील भी है और इन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की है। हालांकि इनके क्षेत्र के लोग इनको बेहतर तरीके से जानते हैं
पश्चिमी चंपारण के बाहर के लोग इन्हें ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन पश्चिमी चंपारण क्षेत्र के लोग इन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं। ये दिन रात समाज सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ लोकल लोगों के लोकल, आप कह सकते हैं लोकल जो मुद्दे होते हैं उनको ये बारंबार उठाते रहते हैं और इसके कारण ही लोगों में इनकी अच्छी पैठ बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल बताया जा रहा कि इन्होंने रेणु देवी को हराया था और अब कांग्रेस ने इनको वहां से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। और ये भी बताया जा रहा कि संजय जायसवाल के पसीने छुड़ा सकते हैं और जैसा कहा जा रहा है अगर वो सच साबित हो जाता है तो पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी विजयी हो सकते हैं। आखिर गणित क्या कहता है आपको हम गणित भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल इनकी जो संपत्ति है, ये संपत्ति बताई जा रही है 2,34,32,709 रुपया, यानी कि 2,34,32,709 रुपए की इनके पास संपत्ति है। और इसके बावजूद भी ये गरीब कहे जा रहे हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के कहे जा रहे हैं। और वहीं संजय जायसवाल के पास भी लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति है और मनीष कश्यप के पास भी लगभग उतनी की संपत्ति है। और जरा सोचिए कि ये तीनों प्रत्याशी जो है करोड़पति है, इसके बावजूद ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के कहे जाते हैं। तो जब करोड़पति आदमी जब गरीब और मध्यम वर्गीय होगा तो जो व्यक्ति 1,000 रुपया 5,000 10,000 कमाता है आखिर उसका कैमा स्थान रहेगा, ये जरा सोचने की बात है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि बिहार में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का जो नाम का ऐलान किया है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर महाराजगंज से किसे प्रत्याशी बनाया गया है। तो आपको बताते चले कि पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी, समस्तीपुर से सन्नी हजारी जो कि महेश्वर हजारी के बेटे बताए जा रहे हैं, सासाराम से मनोज कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे को लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं महाराजगंज लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं परिवारवाद हर पार्टी में है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर ये लड़ाई जो है वो कैसे परेशानी और मुश्किल खड़ी कर रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे संजय जायसवाल के बारे में और मनीष कश्यप के बारे में। दरअसल जो मदन मोहन तिवारी है इन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है, इसके साथ साथ इन्होंने LLB भी किया है। वहीं अगर संजय जायसवाल की बात की जाए तो उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। मनीष कश्यप की अगर बात की जाए तो उन्होंने बीटेक किया है। यानी कि तीनों में अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति है तो वो संजय जायसवाल है। दूसरे नंबर पर मदन मोहन तिवारी आते हैं और तीसरे नंबर पर मनीष कश्यप आते हैं। मनीष कश्यप की अगर बात की जाए तो इनका असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है और इनका जन्म 9 मार्च 1991 को आदित्य कुमार तिवारी के घर में हुआ था। यानी कि आदित्य कुमार तिवारी मनीष कश्यप के पिताजी का नाम है। वहीं अगर केस की अगर बात की जाए कि किस प्रत्याशी पर कितने केस दर्ज हैं तो आपको बताते चले कि जहां मनीष कश्यप पर 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं संजय जायसवाल पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन मदन मोहन तिवारी एक ऐसा प्रत्याशी है जिसके ऊपर एक भी FIR, एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि अगर संजय जायसवाल की अगर बात की जाए तो संजय जायसवाल जो हैं उन्होंने लगातार 3 बार से वो पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से लगातार जीतते आ रहे हैं। और बताया जा रहा कि दरअसल इन्होंने जो डॉक्टरेट की जो डिग्री हासिल की है, इनके पिता भी डॉक्टर ही थे और इनके पिता जो है मदन जायसवाल वो भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। यानी कि पहले पिता जो है सो 3 बार प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद बेटे को भी मौका मिलता है और 3 बार ये भी कर चुके हैं। यानी कि 30 साल में लोगों की आधी जिंदगी गुजर जाती है। तो कहीं ना कहीं नया प्रत्याशी को मौका देना चाहिए था। 1 बार 2 बार 3 बार इनको मौका मिल चुका है। वहीं अगर मदन मोहन तिवारी की अगर बात की जाए तो इनके पास हमने आपको बताया कि 2,34,00,000 की संपत्ति है और इनका एक लड़का और एक लड़की है।
और ये समाज सेवा ही करते हैं। व्यवसाय के बारे में इनके बारे में कहा जा रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि संजय जायसवाल की आय का क्या स्रोत है, तो वे उनका शिवम नर्सिंग होम नाम से एक नर्सिंग होम है, जिससे लाखों रुपए की कमाई होती है, करोड़ों भी कहा जा सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल डॉक्टर की फीस, जो छोटा मोटा झोला छाप डॉक्टर जो होता है, उसकी फीस 500-700 रुपये होती है। संजय जायसवाल की फीस कितनी होगी वो आप समझ सकते हैं। वहीं अगर बताया जाए तो दरअसल आपको बताते चले कि संजय जायसवाल जो हैं, उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने मात्र 2.5 करोड़ ही संपत्ति बताई है। वहीं संजय जायसवाल जो हैं, उनका एक लड़का और एक लड़की है जो कि विदेश में पढ़ते हैं। संजय जायसवाल जो हैं, वो उनके लड़का और लड़की वो दोनों विदेश में पढ़ते हैं। वहीं आपको बताते चले कि इन संजय जायसवाल हो या फिर मनीष कश्यप हो, इनकी परेशानी कैसे बढ़ गई है, तो आपको बताते चले कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से ब्राह्मण मतदाताओं का वोट काफी निर्णायक होता है और ब्राह्मण वोट जिसके साथ चला जाता है उसकी जीत हो जाती है, वो जीत दर्ज कर लेता है। तभी तो रघुनाथ झा जैसा व्यक्ति भी वहां से एक बार जीत चुका है जात के नाम पर। और बिहार में आप कुछ भी कहिए, लेकिन जाति के नाम पर ही वोट पड़ता है। अगर पश्चिमी चंपारण लोकसभा का अगर गणित अगर समझा जाए तो इसके गणित को आप ऐसे समझिए कि 2008 में परिसीमन के बाद ये लोकसभा क्षेत्र जो है वो प्रकाश में आया था, नया समीकरण बनने के बाद। वहीं यहाँ पे 3,84,380 मुस्लिम मतदाताएं हैं और टोटल मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 17,41,000 पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मतदाता हैं, जिसमें से 3,84,380 मुस्लिम मतदाता हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा कि ये मतदाता महागठबंधन के साथ जाएगा, यानी कि कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन तिवारी को इसका वोट मिलना तय बताया जा रहा है। वहीं अगर बनिया, ब्राह्मण, कुर्मी और कुशवाहा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये ब्राह्मणों की संख्या 2 लाख है, वहीं बनिया की संख्या भी 2 लाख है। यादव, कुर्मी और कुशवाहा इन तीनों जातियों की संख्या 1.5 लाख है। यानी कि यहाँ पर 4 से 5 जातियां ऐसी है जिसका वोट निर्णायक होता है। सबसे पहला अगर कहा जाए तो ब्राह्मण का, दूसरा अगर देखा जाए तो कुर्मी, कुशवाहा और बनिया वोटरों की भी संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर मुस्लिम मतदाता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का वोट है तो बनिया का है, उसके बाद ब्राह्मण का है, उसके बाद कुर्मी का है, उसके बाद कुशवाहा का है। और इसी का नतीजा है कि संजय जायसवाल लगातार 3 बार से जीतते आ रहे हैं और उनके पिताजी भी जीतते आ रहे थे, क्योंकि वहां पर बनिया वोट ज़्यादा है और बनिया का एक मुश्त वोट संजय जायसवाल को पड़ता है। लेकिन अब गणित कैसे गड़बड़ा गया, अब उस बात को समझिए कि मदन मोहन तिवारी के मैदान में आने के बाद से उनको ब्राह्मणों का 2 लाख वोट मिलना पूरा तय बताया जा रहा है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं का 3,84,380 वोट भी उनको मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं कुर्मी और कुशवाहा और यादव का लगभग 1.5 लाख वोट है, जो कि महागठबंधन को मिलना तय बताया जा रहा है। जो कि कुर्मी और कुशवाहा और यादव पहले आप कह सकते हैं या फिर ब्राह्मण जो संजय जायसवाल का वोट करता था, अब मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा था कि वोट कटवा है, लेकिन यहाँ पर अब मदन मोहन तिवारी के आ जाने के बाद संजय जायसवाल का सबसे ज़्यादा वोट मदन मोहन तिवारी काटने वाले हैं। आपको बताते चले कि मदन मोहन तिवारी जहाँ ब्राह्मण जाति से आते हैं, वहीं मनीष कश्यप भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों की संख्या पश्चिमी चंपारण में काफ़ी कम है। और अगर देखा जाए तो 60 से 70 हजार ही मात्र भूमिहारों की संख्या है। और इसके बावजूद वहां पर आप कह सकते हैं कि मदन मोहन तिवारी का अब पलड़ा भारी दिख रहा है। संजय जायसवाल की आप कह सकते हैं कि उनका परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन्हें लगता था कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी अब काफ़ी बढ़ गई है और इससे संजय जायसवाल को परेशानी बढ़ गई है। संजय जायसवाल लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं मदन मोहन तिवारी भी लगभग 12 दिनों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप तो जेल से निकलने के बाद ही जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जहां मनीष कश्यप एक तरफ कह रहे हैं
कि उन्हें हर जाति का वोट मिलेगा, यहाँ तक कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिलेगा। वहीं संजय जायसवाल को सिर्फ और सिर्फ मोदी पर उम्मीद टिकी हुई है कि मोदी के नाम पर चौथी बार भी वो जीत दर्ज करेंगे। वहीं मदन मोहन तिवारी को ब्राह्मण वोट पर भरोसा है, मुस्लिम वोट पर भरोसा है, यादव वोट पर भरोसा है, और इन तीनों का अगर एक मुश्त वोट अगर मदन मोहन तिवारी को अगर चला जाता है तो वो जीत दर्ज कर सकते हैं। अब बात ये भी आती है कि आखिर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समय कौन देता है, तो आप सभी जानते हैं कि संजय जायसवाल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये महीने में जो है सो 30 दिन दिल्ली रहते हैं, साल में इक्का दुक्का बार ये जो है अपने क्षेत्र में आते हैं। ये भी कहा जाता है कि साल 2 साल में एक दिन ये आते हैं। वहीं अगर मनीष कश्यप की बात की जाए तो इन्होंने जब से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से ये जनसंपर्क अभियान चलाए रहे हैं, लेकिन मदन मोहन तिवारी लगातार 2000 से यानी कि 24 सालों से अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान हो या लोगों के बीच अपनी पैठ बना चुके हैं, और इसीलिए लोग मदन मोहन तिवारी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी गारंटी के साथ कहना बेईमानी होगा, गलती होगा, क्योंकि रिजल्ट 4 जून को आएगा और आप कहा जा सकता है कि चुनाव के बारे में और क्रिकेट के बारे में आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कब किसका पलड़ा भारी हो जाएगा ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। खैर अब देखना बाकी होगा कि 25 मई को वोट पड़ना है और 25 मई को वोट पड़ेगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, यानी कि वोट पड़ने के मात्र 8 से 9 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। 30 अप्रैल से नामांकन शुरू होने जा रहा है। मनीष कश्यप जहां 30 अप्रैल को नामांकन करने जा रहे हैं, वहीं संजय जायसवाल भी 30 अप्रैल को ही नामांकन करने जा रहे हैं, और 30 अप्रैल को मंगलवार पड़ता है, इसीलिए ये लोग मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि मदन मोहन तिवारी के बारे में अब तक किसी प्रकार के नामांकन की कोई सूचना नहीं आई है कि वो कब तक नामांकन करेंगे। अब देखना बाकी होगा कि तीनों उम्मीदवारों में कौन जीत दर्ज करता है। लेकिन एक बात तो अब फाइनल हो गई है कि संजय जायसवाल का अब जीतना काफी मुश्किल है। मोदी का अगर साथ मिल जाए, भगवान का साथ मिल जाए, तभी संजय जायसवाल जीत दर्ज कर सकते हैं, वरना चौथी बार के चुनाव में उनकी हार निश्चित दिखाई दे रही है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।